एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। और वैदिक सभ्यता का हमने अभी टॉपिक पढ़ा हुआ, तो नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोगों ने लास्ट में हमने देखा, अभी इससे पहले अगर देखें तो हमने वैदिक सिविलाइजेशन में हमने देख रहे थे, तो वैदिक सभ्यता में साहित्य के बारे में हमने अध्ययन किया, वेदों के बारे में अध्ययन कर लिया हमने। इसके बाद अध्ययन कर लिया ब्राह्मण हो गए, उनके आपके आरण्यक उपनिषद हो गए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साहित्य से बन सकते हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा। अब हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग समझने वाले हैं कि वैदिक सभ्यता से के साथ साथ में ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर समझेंगे। तो बस शुरू करते हैं टॉपिक को। हमारा लास्ट यहाँ पर था, इसके बाद हम लोग को यहाँ पर शुरू करना था और इसी के आगे की प्रक्रिया को हम शुभारंभ कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, ऋग वैदिक जो पीरियड है, ऋग वैदिक पीरियड ये आपका 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में था। 1000 ईसा पूर्व में कुछ ऐसी चीज घटना होती है, हम बात करेंगे उस घटना की, और उसके बाद पूरा का पूरा परिवर्तन आता है और उत्तर वैदिक काल की शुरुआत होती है, जिसका समय आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में था। ठीक है, तो अब पहली कंडीशन, इससे क्या बन सकता है, इसका प्रश्न क्या बनेगा। पहला क्वेश्चन हमारा यहां पर अगर देखें तो जो मुख्य व्यवसाय है ऋग वैदिक काल का वो है पशुपालन। पशुपालन याद कैसे करेंगे साहब, क्या है? देखिए अभी ये लोग ग्रामीण, ये कैसी सभ्यता, अगर हम देखें वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता का उदाहरण है, तो याद रखिएगा ये ग्रामीण सभ्यता का उदाहरण है। कैसी सभ्यता है? ये ग्रामीण सभ्यता का उदाहरण मानी जाती है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो शहरी सभ्यता है, तो ये ग्रामीण सभ्यता का उदाहरण है, पहला क्वेश्चन। दूसरा अगर हम देखें यहीं पर, तो ये ग्रामीण सभ्यता है, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर क्या होगा, पशुपालन हो सकता है या कृषि हो सकता है। लेकिन कृषि के बारे में अभी ये लोग क्या है, जानते ही नहीं है जनाब। अभी कृषि के बारे में तो जानते ही नहीं है, इनको पता ही नहीं खेती कैसे की जानी है। इसीलिए क्या करते हैं, जानवरों को पाल लेते हैं, साहब शिकार कर लेते हैं, यही इनके भोजन का जीवन स्टाइल है। तो जीवन स्टाइल अगर इनकी देखें तो साहब कैसा है, ये आदिवासी जीवन जी रहे हैं और कबीले में रहते हैं। कबीले का मतलब क्या, जंगलों में समूह लोगों के ग्रुप होते थे, समूह होते थे, उसी में ये लोग एक साथ रहते थे ग्रुपिंग करके। एक कबीला दूसरे कबीले में आक्रमण कर देता था, तो कहीं ना कहीं यहां से हमको ये भी थोड़ा सा समझना हो जाता था कि साहब ये कबीले में जब आक्रमण करते थे, दूसरा कबीला अपने आप को सुरक्षित करना चाहेगा, तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें आपकी चलती रहती थी। चलिए, तो अब हम बात करेंगे साहब इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब हमने देखा था साहब हमको पढ़ना कैसे, जब हमने देखा कि साहब पढ़ना कैसे हमको, तो हमने देखा कि यार यहाँ पर आपको 4 क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। एक राजनीतिक कारण हो जाएगा, सामाजिक कारण और आर्थिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था। इस आधार पे हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं और इसी के बाद हम लोग समझेंगे सबसे पहला महत्वपूर्ण जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए समझते हैं ऋग वैदिक काल में आपकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। ऋग वैदिक काल में आर्थिक व्यवस्था यानी कि क्या स्रोत थे, आर्थिक स्रोत थे, आय का क्या स्रोत होता था, कैसे लोग आपके अर्जित करते थे आय। तो सबसे पहली चीज, क्योंकि भाई मनी इंपॉर्टेंट है, बिना मनी के कुछ नहीं हो सकता इस ब्रह्मांड में, किसी का कुछ नहीं हो सकता। हाँ जरूरी है, या तो आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपने जीवन में आपने सत्य को जान लिया है तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज मनी रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये अर्थ युग है। आय का स्रोत आपको पता है पशुपालन, यानी कि पशुपालन, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है गाय। जो सबसे महत्वपूर्ण पशु है यहाँ पे गाय है। यहाँ पे गाय का सबसे ज्यादा महत्व आपको दिया गया है ऋग्वेद में। अब गाय देखो सबसे, अभी ये जो वर्ड लिखे ना, ये सब एग्जाम में आए हुए वर्ड्स हैं, चाहे गोवेष्टि ले लो, चाहे गोमत ले लो, चाहे गोधूम ले लो, चाहे गोधन ले लो, चाहे गोप ले लो। अब मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आप कभी भूलोगे नहीं साहब, आप कभी नहीं भूलने वाले कि साहब गाय ये क्या, इन वर्ड का मतलब क्या होता है और इनका क्या संबंध है। बहुत ही आसानी भाषा में सबसे पहले समझते हैं। देखिए अगर हम देखें गाय सबसे महत्वपूर्ण जानवर है, तो कहीं ना कहीं उस काल में जो भी चीजें निर्धारित की गई होंगी गाय के आसपास निर्धारित की गई होंगी। गोधूम क्या है, पहला क्वेश्चन, गोधूम एक समय मापन की इकाई है। क्या है, याद रखिएगा, समय मापन की इकाई है। यानी कि उस समय से आज आप देखते हो समय को मापन करते हो, किसमें मेजर करते हो आप, सेकंड में, मिनट में, घंटे में। इसी प्रकार समय को मापन करने की जो इकाई मानी जाती है वो क्या है, गोधूम है। याद कैसे करें, देखो वैदिक काल में घड़ी तो सिस्टम है नहीं। अब जब घड़ी का सिस्टम नहीं है तो साहब कैसे मापोगे। तो होता क्या था, जैसे आपने देखा होगा गांव में दोपहर के बाद आप जानवरों को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है और वो जंगलों में चले जाते हैं चरने के लिए। इसके बाद शाम के समय वो उनसे कहना नहीं पड़ता, उनको आपको डांटना नहीं पड़ता, उनको वापस लाने के लिए बार बार फोर्स नहीं करना पड़ता है। एक समय के बाद वो अपने आप वापस आना शुरू कर देती हैं। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता होगा शायद, अगर आप लोग गांव से जुड़े हुए हैं, अगर आप गांव से जुड़े तो आपको पता होगा। यानी कि एक पैटर्न होता है, 5, साढ़े 5, 6 बजे के बीच में गाय वापस आनी, यानी जो भी जानवर होंगे वापस आना शुरू कर देंगे। वैदिक काल में भी ऐसा ही होता था। जब गाय वापस आती थी, अच्छा गाय जब गांव में प्रवेश करती है तो खूब सारी धूल उड़ाते हुए चलती हैं,
खूब सारी धूल उड़ाती हुई चलती हैं। तो होता क्या था कि उस समय जब आपके जानवर वापस आने लगते थे और डेली उसी टाइम पीरियड में आते थे, तो गाय धूल उड़ाती उड़ती थी, तो उससे उड़ने वाली धूल से अंदाजा लगा लिया जाता था कि अब इतना समय हो चुका है, क्योंकि जानवर घर में या गांव में प्रवेश कर चुके हैं। यानी कि ये एक बहुत ही बड़ा सिंबॉलिक फॉर्म होता था। गाय के माध्यम से उस समय को निर्धारित कर लेते थे कि कल जितना बजा रहा होगा आज भी उतना बच गया है। तो गोधूम का मतलब आपको समझ में आ गया क्या है? ये आपका समय मापन की एक इकाई है। क्लियर? देखो कितना आसान है साहब समझना। अगला वर्ड गोधन क्या है? गोधन क्या है साहब? गोधन का मतलब होता था जिसके पास सर्वाधिक गाय होती थी, और जिसके पास सर्वाधिक गाय होंगे वो सबसे अमीर आदमी होगा। सिंपल सी बात है। तो युद्ध भी किसके लिए हो रहे होंगे? गाय के लिए होंगे। तो गोधन का मतलब क्या है? सर्वाधिक गाय वाला, सर्वाधिक गाय वाला, यानी कि रिच मैन होगा ना ये साहब, गाय वाला, यानी जिसके पास सबसे ज्यादा होगा, जिसके पास सर्वाधिक गाय होंगी वो सबसे बड़ा अमीर आदमी होगा। गोधन। गोप का मतलब होता था राजा, यानी कि देखो फिर क्या है, गाय ही प्रमुख है, तो गाय के नाम पे गोप वर्ड रख दिया गया, यानी कि कहा गया कि साहब जो गोप है इसका मतलब होता है राजा। एक तो ये हो गया वर्ड। एक वर्ड है गौविष्टि। ये क्या है? इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है लड़ाई। क्या होता है? सब लड़ाई। अच्छा ये बताओ, आज लड़ाइयां होती किसके लिए? आज लड़ाइयां परमाणु बम के दम पे होते हैं, हथियारों के दम पे होती है, एक दूसरे पे कब्जा करने के लिए होती है। उस समय भी कब्जा करने के लिए होती थी, लेकिन उस समय आपको पता है गाय सबसे प्रमुख है। इसका मतलब जो युद्ध भी होगा किसके लिए होगा? गाय के लिए होगा। यानी कि जिसके पास गाय को कब्जा कर, दूसरे को हरा करके उसकी गाय अपने कब्जा कर लेना, उस समय भी यही चलता रहा होगा। तो जो लड़ाइयां होती थी, अब गाय ही प्रमुख है, इसलिए उसका नाम रख दिया गया गौविष्टि। याद रखोगे, कभी भूलोगे नहीं, नोट कर लेना, एग्जाम में आ सकता है, कभी भी आ सकता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोमत मतलब क्या होता था? इसको बोला जाता है रिच आदमी, यानी कि जो रिच पीपल था उसके लिए गोमत वर्ड यूज किया गया। रिच पीपल उस समय जो थे उनके लिए क्या यूज किया गया? यानी कि अमीर आदमी जो थे उनके लिए प्रयोग किया गया गोमत शब्द का। यानी कि आर्थिक व्यवस्था हमने यहां से देखी साहब, क्या है? पशुपालन है। पशुपालन आर्थिक व्यवस्था है। गाय क्या है? सबसे प्रमुख जानवर माना गया है साहब। ये हमारा क्या है? ऋग्वैदिक काल में आर्थिक व्यवस्था के बारे में हमने समझा। अब यार क्योंकि हमने ये समझ लिया तो आगे और समझते हैं। अब यार ये बताओ, तुम बताना, खुद बताओगे, ऋग्वैदिक काल में क्या है? पशुपालन प्रमुख है। कृषि के बारे में जानते नहीं, तो यहां पे साहब क्या है? कृषि व्यवस्था है ही नहीं साहब। आय के लिमिटेड सोर्स हैं। अब यार एक चीज बताओ, कृषि क्या है? एक बीघे से आप 1 लाख की सामान भी उत्पादित कर सकते हो और 1000 का भी कर सकते हो। ये निर्भर करता है आप खेती किस प्रकार की करते हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हो या नहीं करते हो। लेकिन पशु है, उसकी लिमिटेशन है। अगर आप एक पशु 20 लीटर या 10 लीटर दूध देगा तो उससे बहुत घसीट के 12 कर लोगे, 15 कर लोगे, 50 नहीं कर सकते। यानी कि पशुपालन में आय निश्चित होती है, लेकिन आपका कृषि में नहीं। लेकिन कृषि बसी व्यवस्था यहां दिख ही नहीं रही साहब, यानी कि ये है ही नहीं साहब। पहला कथन। दूसरा ये बताओ, जब यार यहां पर आय के स्रोत ही नहीं है, यानी कि उत्पादन हो नहीं रहा है, तो क्या व्यापार और वाणिज्य होगा? क्या ट्रेड एंड कॉमर्स दिखाई पड़ेगा? नहीं होगा मेरे भाई। यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स भी यहां नहीं पाया जा रहा है। किसमें? ऋग्वैदिक काल में किसी प्रकार का कोई व्यापार नहीं हो रहा है। और अगर व्यापार नहीं होगा तो मुद्रा की जरूरत किसको पड़ती है? मुद्रा, करेंसी सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपको व्यापार करना है, लेन देन किसमें करोगे? और क्योंकि व्यापार नहीं है, इसीलिए यहां अपनाई जाने वाली पद्धति कैसी है? वस्तु विनिमय पद्धति है, बार्टर सिस्टम है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम कहा जाता है। क्योंकि यहां पर आपका करेंसी है ही नहीं। आप भैया हमको गेहूं दे दो, हम आपको चावल दे देंगे, ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाती थी। क्यों? क्योंकि बार्टर सिस्टम है यहां पर, यहां करेंसी नहीं है। क्योंकि भैया यहां पर ट्रेड कॉमर्स हो नहीं रहा है, इसलिए एब्सेंस ऑफ करेंसी हो रही, मुद्रा व्यवस्था है ही नहीं साहब, एब्सेंस ऑफ करेंसी हो रही है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पॉइंट क्लियर हो रहा हो तो नोट करते जाइएगा, कमेंट ठोक दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मजा आने वाला है। हर टॉपिक को मैं ऐसे ही लेके चलूंगा जिसमें आपको इंटरेस्ट पैदा हो जाए, दिल खुश हो जाएगा आपका। चलिए, ऋग्वैदिक काल में हमने देखा आय के हमारे पास सोर्स कैसे हैं? लिमिटेड सोर्स हैं। अगला देख लेते हैं भैया, अगला देख लेते हैं साहब। चलिए अगला, अब देखिए ऋग्वैदिक काल में हमने आय के बारे में देख लिया। अगला देखते हैं साहब यहाँ का राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। कौन सी व्यवस्था? राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। ऋग्वैदिक काल में पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था? सबसे पहली चीज आपको एक एक चीज ऐसा बताऊंगा कि मजा आ जाएगा, एक एक चीज ऐसी बताऊंगा कि मजा आ जाएगा। सबसे पहले देखिएगा, राजनीतिक व्यवस्था के लिए हमें लोगों के बारे में समझना होगा। लोग कैसे रह रहे हैं? कबीलों में रह रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? कबीले। और जो कबीलों का क्षेत्र होता था उनको जन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जन। यही जब कई सारे कबीले एक साथ मिल गए तो आगे चलकर यही जनपद कहलाए। बाद में समझ में आएगा ये कहां कहलाएंगे? ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में। तो जन क्या है? कबीलों का जो क्षेत्र होता था उनको जन कहा जाता था। जैसे पुरुजन,
देखा होगा पुरु, पुरु क्या है? जन है। कुरु, कुरु भी क्या है? जन है। यानी कि ये क्या है? जन है। जन क्या है? कबीले का क्षेत्र होता था। पहली चीज समझ में आ गई। लोग कहां रह रहे हैं? कबीले में रह रहे हैं। किस काल में? ऋग वैदिक काल में, क्योंकि अभी लोग यार अभी जंगलों में रह रहे हैं, आदिवासी जीवन जी रहे हैं साहब। ठीक है, ये हमको समझ में आ गया। अगला साहब, जो जन है, ये जन का जो प्रमुख होता था भाई, यहाँ पे कबीलों का प्रमुख तो भी होगा ना, हेड तो होगा ना कोई तो राजा होगा। आज जैसे मोदी जी भैया पूरे देश के नेतृत्व कर रहे हैं, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी जी कर रहे हैं, इसी प्रकार उस कबीले का भी तो हेड होता रहा होगा। उसको क्या बोला जाएगा? राजा। क्या बोलेंगे मेरे भाई? राजा। और ये जो राजा है, इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग कर रहे हैं साहब? राजन वर्ड प्रयोग कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? राजन वर्ड प्रयोग कर रहे हैं। अभी राजा का चुनाव कैसे होता होगा? क्या अपने मन से डिक्लेयर कर देगा अपने आप को राजा? कुछ तो व्यवस्था रही होगी राजा के चुनाव की। यस, राजा का चुनाव करती थी एक संस्था। उस संस्था के बारे में जरा समझिएगा। राजा का चुनाव होता था, आज जैसे इलेक्शन होता तब भी होता था। राजा का चुनाव होता था और संस्था का नाम था समिति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपसे पूछा जाएगा ऋग वैदिक काल में राजा का चुनाव कौन सी संस्था करती थी, क्योंकि आगे कई सारी संस्थाएं आपको दिखेगी। सभा, समिति, विदत, ये क्या संस्थाएं हैं? इन सबका काम अलग अलग है। समिति ये मत देखिएगा कमेटी है, ये संस्था का नाम है। समिति के द्वारा राजा का चुनाव किया जाता था, इसे राजन कहा जाता था। कहां पर? ऋग्वैदिक काल में। और उस समिति का एक हेड होता था, उसका एक प्रमुख होता था, और उस प्रमुख को कहा जाता था ईशान। ईशान कौन है? अगर आपसे ये पूछे तो याद रखिएगा, आपका ऋग्वैदिक काल में जो समिति संस्था थी, उसका जो प्रमुख होता था, उसको ईशान कहा जाता था। इतना समझ में आ गया आपको? इसके अलावा भी और भी संस्थाएं थी ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक स्तर पर। हमने देखा जन था, राजा का प्रमुख कौन है, उसका राजा का चुनाव कौन करता है, उसका प्रमुख कौन है, सब देख लिया। अब इसके बाद ये समझना अपन को ये समझना है कि साहब ये जो प्रमुख संस्था है ना, ये प्रमुख संस्था, इसमें कई सारी संस्थाएं थी। सभा थी, समिति थी, विदत थी, गण थी। जैसे आज होता क्या है आपका, एक सेंट्रल लेवल की सरकार, फिर केंद्र की बात आपकी राज्य स्तरीय, फिर इसके प्रधान होते हैं आपका ग्रामीण स्तर पर, तृतीय स्तर की सरकार। उसी प्रकार यहां भी चीजें आपको पाई गई हैं। क्या पाई गई हैं? जरा इसको समझ लेते हैं साहब, जरा समझना मुद्दे की बात। जो सभा होती थी, इसका जो काम होता था, ये युद्ध संबंधित निर्णय लेती थी। क्या लेती थी? युद्ध संबंधित अगर कोई निर्णय लेना, एक कबीला दूसरे कबीले में अटैक करेगा, कौन डिसाइड करेगा? राजा के पास ताकत नहीं है, राजा कमजोर है बेचारा, क्योंकि राजा के पास पैसा नहीं है। ताकतवर वही होगा जिसके पास पैसा होगा, पद होगा, पावर होगी, याद रखिएगा। तो युद्ध का जो निर्णय ले रही है कौन ले रही है? सभा ले रही है। क्वेश्चन पूछा जाता है, समिति का मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा, क्या काम है? राजा का चयन करना। किसका काम है? राजा का चयन करना समिति का काम है। समिति का काम है राजा का चयन करना, सभा का काम है युद्ध का निर्णय लेना। एक संस्था विदत है। क्या है? विदत है। विदत का काम क्या है? धार्मिक कार्यों से संबंधित अगर कोई मामला आता है, यानी कि रिलीजियस कोई मैटर आता है, तो इससे संबंधित मामलों को कौन तय करेगा? विदत तय करेगा। इसमें वृद्ध लोग होते थे। यह सबसे प्राचीन संस्था मानी गई है, याद रखिएगा, सबसे प्राचीन संस्था मानी गई है। कौन सी? आपकी विदत मानी गई है। आपका धार्मिक कार्यों संबंधित मामले को तय करते हैं। इसके बाद गण। गण क्या है साहब? ये भी आपकी एक संस्था है। ये सबसे छोटी, जैसे ग्रामीण प्रधान होता है ना साहब, उस समय सबसे छोटी संस्था मानी गई गण। आपकी सबसे सामान्य स्तर की जो संस्था थी वो गण थी। यानी कि ये हमने समझ लिया। अब यार राजा तुमने बनाया, ठीक है, राजा तुम्हारी सेफ्टी करेगा। अब सेफ्टी करेगा तो राजा का भी तो परिवार होता होगा। अब वो तुम्हारी सुरक्षा में लगा रहेगा तो कमाएगा नहीं, तो उसका परिवार कैसे चलेगा? इसलिए बताया गया कि यार जो लोग स्वेच्छा से अपना एक कर देना चाहते दे सकते हैं। इसलिए ऋग्वैदिक काल में कर व्यवस्था नहीं है, टैक्स सिस्टम नहीं है, लेकिन एक स्वैच्छिक कर था जिसको बलि कहा गया। क्या कहा गया? बलि। तो आपसे पूछेगा ऋग्वैदिक काल में बलि का क्या मतलब होता था? ये एक प्रकार का स्वैच्छिक टैक्स था, यानी कि स्वेच्छा से दिया जाने वाला एक कर था जिसको बलि कहा गया। ठीक है, आपने इतना समझ लिया। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको आ गई होंगी समझ में, आशा करते हैं। ठीक है, नोट करते चलिएगा, चीजें समझ में आएंगी। 101% है, मेरा दावा है कि आपको चीजें समझ में आने वाली है पूरी तरीके से। नोट करते चलिएगा, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। और मजा तो आएगा गुरु, जिस दिन आप पढ़ाई शिद्दत से करना शुरू करोगे उस दिन मजा आएगा। ठीक है, अगला देखिए, और देखो अब लिंक करो, कितना मजेदार है साहब। यानी कि राजा है, ताकतवर नहीं है साहब। चुनाव कौन कर रहा है साहब? एक संस्था कर रही है साहब। यानी कि पूरा सिस्टम बना हुआ है। यहां पर महिलाओं को बड़े अधिकार थे, महिलाओं को बहुत अधिकार थे। यहां पर महिलाएं ऋग्वैदिक काल में जनेऊ तक धारण करती थी, आप ये समझ लीजिए। आगे बात करते हैं, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? यहां पर सामाजिक व्यवस्था कैसी है, इसके बारे में जरा समझते हैं। चलिए, सामाजिक व्यवस्था की अगर हम बात करें, यहां पर दो प्रकार के वर्ग के लोग पाए गए। कितने प्रकार के? दो प्रकार के लोग पाए गए हैं यहां पर। आपका पहली कंडीशन अगर हम देखें, यहां पर एक आर्य पाए गए और एक दस्यु पाए गए। आर्य कौन थे? जिनको कहा गया कि ये मध्य एशिया से आए। कहां से आए?
ये बताया गया भैया कि ये मध्य एशिया से आए हैं लोग। अच्छा, इसके बाद ये दस्यु लोग यहाँ पे, अच्छा ये लोग क्या करते थे, ये आए और इन्होंने यहाँ के जो लोकल लोग थे, कहाँ के लोकल जो लोग थे उनको हराया, और हराने के बाद उनको क्या कह के बुलाए, दस्यु। यानी कि जो लोग हारे हुए लोग थे, जो उनके गुलाम थे, उन सबको क्या बुलाते थे, दस्यु कहकर बुलाते थे। तो कहीं ना कहीं दो वर्ग आपके बटे हुए थे, आर्य उच्च वर्ग के लोग थे कह सकते हो, दस्यु निम्न वर्ग के लोग वो लोग मानते थे। चलिए ये तो हमने समझा। इसके लिए सामाजिक व्यवस्था है, क्योंकि दो वर्ग, अब क्योंकि जो आज जीता हुआ वर्ग होगा वो क्या करेगा, वो राज करना चाहेगा, और जो हारा वर्ग है वो पीछे पीछे रहेगा। देखिए सत्ता में बैठे मोदी जी, बीजेपी का पूरा तांडव चल रहा पूरे देश में साहब, मतलब जिसको जहां चाहते हैं वहां उसको करते हैं। ठीक है, मतलब आप समझ रहे होगे चीजों को अपने अच्छे से स्तर पर। विपक्ष की क्या हालत हो रखी, आप भी डिसाइड कर सकते हो, सोच सकते हो कि विपक्ष तो लग रहा है ही नहीं, खत्म हो गया। अब मुद्दा सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो लोग कैसे जी रहे थे, तो ऋग्वेद के वर्ण में 10 वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पस के लिए, इसको समझ लीजिए अच्छे से। ऋग्वेद में 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि जो वर्ण व्यवस्था का वर्णन है किस वेद में मिलता है, तो सीधा आंसर हो जाएगा ऋग्वेद हो जाएगा। अगर दूसरा क्वेश्चन ये आपसे पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि ऋग्वेद के किस मंडल में इसका वर्णन मिलता है, तो आप बताएंगे भैया 10वें मंडल में मिल रहा है यार। कैसे, कर्म आधारित है वर्ण व्यवस्था। कैसी है ये, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था है। कैसी है, कर्म आधारित। यहां पर कर्म के आधारित कह सकते हो, आधार पर निर्धारित क्या, कर्म आधारित है। और कर्म आधारित व्यवस्था 4 प्रकार की है, ब्राह्मण पाए गए, क्षत्रिय पाए गए, वैश्य पाए गए और शूद्र पाए गए। ये 4 प्रकार के आपकी वर्ण व्यवस्था के तहत क्लासिफाइड किया गया। ये बताया गया कि जो ब्राह्मण है ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए हैं, अद्भुत संकल्पना साहब। और बताया गया कि क्षत्रिय युद्ध में भाग लेते हैं, ब्रह्मा जी की भुजाएं हैं साहब। अब बताया गया कि जो वैश्य है ना, ये भाई ब्रह्मा जी की जंघा है, जिनका काम व्यापार करना है साहब। और जो शूद्र है ब्रह्मा जी के पैर हैं। ब्राह्मणों का काम क्या है साहब, यज्ञ पूरा कार्य करना, ये युद्ध में संलग्न है, ये व्यापार करते हैं। और शूद्र काम इन तीनों की सेवा करना, इन तीनों की सेवा करना ये है। लेकिन ये कर्म आधारित है, ये जरूरी नहीं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा। एक डायलॉग आया था सुपर 30 में, और राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो योग्य होगा वही राजा बनेगा। यहां वही व्यवस्था थी, जो योग्य होता था। अगर कोई ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ और वो युद्ध विद्या में कौशल है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। कोई शूद्र के घर में पैदा हुआ लेकिन अगर कोई वो पूजा पाठ कराता तो ब्राह्मण कहलाएगा। ये व्यवस्था थी। चलिए अब इस व्यवस्था के तहत आपके दिया गया, तो याद रखिएगा जो क्वेश्चन बनेगा, ये जो ऋग्वैदिक सभ्यता है ये पितरात्मक सत्ता है। कैसी सत्ता है, आपकी पितरात्मक व्यवस्था है। यहां पर पिता का शासन चलता है, और मुखिया या तो पिता होगा या पिता का भाई होगा या भाई होगा। ऐसी व्यवस्थाएं आपकी दी गई है, पिता होगा या भाई होगा, यानी कि पितृ सत्तात्मक होगा। यहां पर मदर यानी कि महिलाओं को राज शासन की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन महिलाओं का स्तर अच्छा था, ये कह सकते हैं हम। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो चुके होंगे। आगे बढ़ने से पहले चीजों को हम समझ लेते हैं। एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बस इतना कि साहब आप वीडियो को थोड़ा सा स्पीड करिए। आप देखते हो, खुद आप तक देखते हो, अच्छी बात है आप लोग, लेकिन इसके बाद आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो। इतनी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को यार अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ। सबके व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं, बस ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। अगर आपको लाभ प्राप्त हो रहा है तो अपने विचार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या है। ऋग्वेद में धार्मिक व्यवस्था। अब यार हमने सामाजिक व्यवस्था देखी, हमने आर्थिक व्यवस्था देखी, हमने राजनीतिक व्यवस्था देखी, तो यार धर्म के लिए तो कुछ होता रहा होगा। लोग जीवन यापन कर रहे हैं, धर्म संबंधित मामला होगा। तो यहां पर धर्म पर अगर देखें तो 3 प्रकार के देवताओं पर वो विश्वास करते थे। देवमंडल था, इंद्र पर विश्वास करते थे, अग्नि पर विश्वास करते थे, वरुण पर विश्वास करते थे। 3 प्रकार के लगभग कुल 33-34 यानी कि 33 देवी देवताओं का वर्णन मिलता है आपका ऋग्वेद में, यानी कि ऋग्वैदिक काल में। अब इंद्र क्या है, इंद्र क्या है, आकाश का देवता माना गया है। किसे माना गया साहब, आकाश का देवता माना गया है। इंद्र को आकाश का देवता कहा गया है, आकाश का देवता। इसे पुरंदर भी कहा जाता है। इंद्र को क्या कहा जाता है, पुरंदर भी कहा जाता है। पुरंदर का मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए। इसका मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला, किलों को तोड़ने वाला, यानी कि ये युद्ध का देवता भी है, किलों को तोड़ने वाला, तोड़ने वाला। यानी कि ये कह सकते हैं आप कि इंद्र जो है वो आपका युद्ध का देवता भी है, और इसी कारण इसे क्या कहा गया साहब, पुरंदर कहा गया है। इंद्र देखिए खतरनाक तरीके से बैठा हुआ, बिल्कुल एकदम, मतलब देवता है, भगवान है। वी हैव टू रिस्पेक्ट टू देम, करना चाहिए साहब। आप माने ना माने, आप नास्तिक है आस्तिक है, इस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ शक्तियां हैं इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में, जो इस सृष्टि को चलाने में मददगार हैं। ठीक है, चलिए इन पर हम प्रश्न नहीं करेंगे, वरना साइंटिस्ट भी आज तक बहुत सारी चीजों के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए। इंद्र की बात करें तो साहब क्या है, आकाश का देवता है साहब, पुरंदर।
किलों को तोड़ने वाला। क्लियर कट है। अब इसका क्या मतलब रहा होगा? एक तरह से लोगों के अंदर राजा को भय पैदा करना है साहब, कि साहब अगर आप प्रकृति से नहीं डरेंगे, क्योंकि उसमें राजा तो है नहीं साहब, तो राजा जब कोई बहुत पावरफुल नहीं तो आपको डरना किससे? भगवान से डरना है, क्योंकि लोग फिर क्या कर सकते हैं? तांडव कर सकते हैं। तो उनको बताया गया कि साहब एक ऊपर बैठा हुआ राजा है बड़ा वाला, अगर आप तांडव करोगे तो अटैक करेगा तुम्हारे ऊपर, तुमको तोड़ देगा, इसलिए पुरंदर नाम दे दिया। अग्नि, अग्नि बहुत बड़ा माध्यम, बहुत अच्छा माध्यम है। अग्नि क्या करता है? मध्यस्थता, मीडियोकर का काम कर रहा है। कैसे? जरा समझिएगा। आप हवन कराते हो घर में, अग्नि पूजन होता है, हवन करते हो, और हवा के साथ वो क्या होता है? वाइब्रेशन के साथ में एयर में भगवान के, जब एयर में आपका मिक्स हो जाता है ऊपर चला जाता है। तो ये मान्यता बनाई गई कि अग्नि बहुत बड़ा रोल करता है, देवता है, और आपका मैसेज क्या करता है? अग्नि ऊपर तक पहुंचाता है। अगर आपने कुछ किया तो आपको जलाकर राख कर देगा, इसलिए अग्नि की पूजा होती थी। लिंक समझिएगा, जंगलों में रहते थे, अचानक आग लग गई जंगलों, वो बात अलग कि सूर्य की टेम्परेचर की वजह से लग रही है, लेकिन बता दिया गया अग्नि ने लगाया है, इसलिए कुछ गलत मत करना, नहीं तो अग्नि आग लगा देंगे। ये तरीका होता था साहब। वरुण समुद्र का देवता है साहब, बहुत इंटरेस्टिंग साहब। जल का देवता है साहब, किसका देवता है? जल का। रामचरितमानस में आपको ध्यान होगा, भगवान राम जब लंका में जा रहे होते, बीच में समुद्र पड़ता है, तो वहां पर उनसे हाथ जोड़कर विनय करते हैं, 2 दिनों तक करते रहते हैं, जबकि लक्ष्मण वहां पर उग्र है, कहते हैं कि साहब तुरंत बाढ़ खींचो, बाहर खुद निकलेंगे वरुण, लेकिन राम कहते हैं नहीं, पहले विनम्र आदर करेंगे। 2 दिनों तक प्रार्थना करते, लेकिन जब समुद्र नहीं हटा तो फिर उनको भी गुस्सा है, उन्होंने बाढ़ निकाला, तब वरुण निकलता है और वो हाथ जोड़कर कहता है कि सरकार ये हमारी क्या है? समस्या है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा दूसरे तरीके से रास्ते अपनाइए। लेकिन यही जो चीज है वरुण की, यही बहुत महत्वपूर्ण है। वो आचरण का देवता माना जाता है, मोरालिटी। इसका क्या मतलब है साहब? वरुण अपनी कभी सीमा नहीं लांघता। आप सोचो, समुद्र का जल अगर थोड़ा सा भी अगर उछाल मार दे तो शहरों को डुबो सकता है, मुंबई चेन्नई पता नहीं लगे कहां चला गया, लेकिन वो अपने बाउंड्री को नहीं मानता। जिस बाउंड्री के अंदर वाटर है समुद्र का, उसी में रहेगा, उसको बाहर नहीं आता। अगर 1 सेंटीमीटर भी हाइट बढ़ा देगा ना तो आसपास के शहर डूब जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये क्या? मोरालिटी का सिंबल है, सीमा पे रहना, अपनी लिमिट में रहना। तो इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा रखिएगा, सविता की स्तुति में गायत्री मंत्र गाया जाता था, जो कि ऋग्वेद के 3रे मंडल में दिया गया है। तो ये कुछ चीजें आपकी धार्मिक चीजें हैं। आपको ये भी पॉइंट समझ में आया होगा। 3 प्रकार के देवता हैं, इंद्र है, अग्नि है, वरुण है। इंद्र आकाश का देवता, अग्नि मध्यस्थता कर रहा है, और वरुण जल का देवता है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो कितना आसान रहा हमें समझना, हमें कितना आसान समझना रहा। इस प्रकार से हमने पूरा का पूरा हमने क्या समझ लिया? ऋग्वैदिक पीरियड हमने समझ लिया। हमने समझ लिया साहब इनकी आर्थिक व्यवस्था क्या है, इसके बाद हमने इनकी समझ लिया साहब इनकी राजनीतिक व्यवस्था क्या है, राजा कैसे चयन होता है, सभा समिति विदत गण क्या है, फिर हमने समझ लिया सामाजिक व्यवस्था क्या है, फिर हमने समझ लिया साहब आपका धार्मिक व्यवस्था क्या है। अब आ जाते हैं उत्तर वैदिक काल में। किसमें आ जाते हैं भैया? उत्तर वैदिक काल में आ जाते हैं। अच्छा चलो, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में दिखती है। साहब यार ऐसा क्या हुआ कि 1500 से लेकर के 1000 के बीच में तो आपका रहता है ऋग्वैदिक काल, यानी कि पूरा, फिर उसके बाद 1000 से आपका 600 के बीच में कुछ हो जाता है ईसा पूर्व। 1000 एक ऐसी डेट होती है जहां पे विश्व का बहुत बड़ा आविष्कार हो जाता है, कह सकते हो खोज होती है, आविष्कार नहीं खोज होती है साहब। वो क्या है? 1000 ईस्वी में लोहे की खोज होती है साहब। किसकी? लोहे की। आप सोच नहीं सकते कि लोहा कितना मददगार हुआ साहब। आज भी कृषि जो है वो निर्भर है लोहे पे। ट्रैक्टर हो, कोई भी इक्विपमेंट बन रहा, किस पे बन रहा? लोहा। इससे पहले लोग लोहा ही नहीं जानते थे, तो खेती किससे करें? लकड़ी की एक सीमा है, 2 फुट 3 फुट, इससे नीचे नहीं ले जा सकते, क्योंकि मिट्टी क्या है? टाइट है, कठोर है, टूट जाएगी। लोहे की खोज से कृषि में उछाल आता है, और कृषि में उछाल आएगा तो साहब उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो व्यापार होगा, व्यापार होगा तो इनकम होगी, इनकम होगी तो मनी की जरूरत पड़ेगी, करेंसी सिस्टम आएगा, सब कुछ बढ़ता जाएगा, और पूरी की पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई साहब। इसलिए उत्तर वैदिक काल में ऐसा दिख रहा है। चलिए समझ लेते हैं उत्तर वैदिक काल में। तो मुख्य व्यवसाय उत्तर वैदिक काल का क्या हो जाता है? अब यहां पशुपालन से चेंज होकर के आपका कृषि हो गया। क्या हो गया? कृषि हो गया। कृषि क्यों? क्योंकि 1000 ईसा पूर्व में आपकी लोहे की खोज हो रही है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है साहब। लोहे की खोज याद रखिएगा, लोहे की खोज बहुत बड़ा एक जो रोल प्ले करती है साहब, बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है लोहे की खोज। चलिए, व्यापार और वाणिज्य होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अब कृषि है तो कृषि क्या करेगी साहब? उत्पादन करेगी, और जब उत्पादन करेगा तो स्वाभाविक सी बात है व्यापार और वाणिज्य की जरूरत पड़ेगी, और व्यापार और वाणिज्य होगा तो टैक्स, आपका करेंसी सिस्टम की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, मुद्रा की व्यवस्था जरूरत पड़ेगी।
करेंसी सिस्टम की रिक्वायरमेंट हो, इसलिए यहां मुद्रा की व्यवस्था होती है। नाम बताएंगे मुद्रा का क्या नाम था, मुद्रा व्यवस्था आपको दिखाई पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब व्यापार वाणिज्य होगा। यार जब आपके पास पैसा होता है ना तो आप क्या करते हो, तब आप स्किल डेवलप करते हो। आपने देखा कभी किसी गरीब आदमी को म्यूजिक संगीत का साहब उसको शुरू है, वो हॉबी उसकी हो, कभी नहीं, टाइम ही नहीं साहब, पैसा ही नहीं परिवार के पास। लेकिन जो बड़े घराने के लोग होते हैं, सिंगिंग उनकी हॉबी है, उनका पैशन है, डांसिंग उनका पैशन है साहब, ये लोग एंजॉय करते हैं, आर्ट एंड कल्चर पे इन्वॉल्व हैं। इसीलिए जब पैसा आने लगा तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, आर्ट कल्चर इन सब चीजों के बारे में बात करना शुरू किया। देखो व्यवस्था कैसे समझना है, ये है तरीका समझने का। मजा आया आपको? चलिए आगे बात करते हैं साहब। अब क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति परिवर्तन आया है तो 101% है पॉलिटिकल सिस्टम में परिवर्तन आएगा। मैंने क्या बोला, इकोनॉमी आपकी आर्थिक व्यवस्था आपकी तय करेगी कि आपकी राजनीतिक व्यवस्था, आपकी सामाजिक व्यवस्था, आपकी धार्मिक व्यवस्था क्या होने वाली है। पैसा आ गया है, राजनीति में स्तर बढ़ेगा। देखो ना आजकल 10-10 करोड़ की सीटें बिक रही हैं लोकसभा में, विधानसभा की, यानी कि पैसा तय करता है। अब क्योंकि पॉलिटी में परिवर्तन क्या हो रहा, पैसा आया है तो जन क्या बन गए, अब जनपद बन गए। कई सारे कबीले एक साथ जुड़ गए, जन क्या बन गए, जनपद बन गए। और जो जनपद थे वो बड़े क्षेत्र थे, उन्हीं का नाम में एक कुरुक्षेत्र। देखो ना महाभारत का कुरुक्षेत्र में हो रहा है, जनपद है साहब, एक पंचाल, ये क्या है, जनपद के नाम है, बड़े बड़े जनपद। इसी प्रकार अब क्या हो रहा है, राजा, यार पैसा आ गया, राजा के पास ताकत आ गई है, क्योंकि करेंसी सिस्टम में टैक्स वसूल ला, सब कुछ करेगा वो। और जब राजा के पास पैसा हो जाएगा तो राजा अपना तानाशाही रूप दिखाना चालू कर दे। देखो ना मध्यकाल में जितने राजा सब तानाशाह हैं साहब, क्यों, पैसा उनके पास। तो इकोनॉमी महत्वपूर्ण है साहब, ताकतवर राजा हो रहा है साहब। राजा बहुत ताकतवर हो तो उसने क्या किए, 3 प्रकार के यज्ञ व्यवस्थाएं चालू की। देखो आपने नाम सुना होगा, अश्वमेध यज्ञ। क्या है साहब, रामचरितमानस में भगवान राम अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं, एक घोड़ा छोड़ देते हैं साहब। ये क्या है, एक यज्ञ था। कहां आ रहा है, उत्तर वैदिक काल में आ रहा है। अश्वमेध यज्ञ का क्या काम था साहब, ये राजा के द्वारा पूजा कराने के बाद एक घोड़ा छोड़ा जाता था, जिसमें लिखा दिया जाता था आसपास के राज्यों में जो भी इस घोड़े को चुनौती देगा, इस घोड़े को पकड़ेगा, उसे युद्ध करना होगा। और अगर नहीं पकड़ता है, इसका तात्पर्य कि उसने स्वाधीनता स्वीकार कर ली सामने वाले राजा की। इस प्रकार ये अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था। पहली कंडीशन। राजसूय यज्ञ क्या था, राजसूय यज्ञ कराया जाता था राजा के द्वारा समाज में भय करने के लिए। किसमें, समाज में भय करने के लिए, समाज में भय। अब इसमें का मतलब क्या है, यहां पर खूब सारे यज्ञ वगैरह कराए जाते थे, अनुष्ठान कराए जाते थे भयंकर बड़े बड़े वाले, और समाज के लोगों में डर पैदा करना होता था। और यहां पर जो राजा होता था जनता के सामने बलि, यानी कि जानवरों की बलि देता था। किसकी बलि, जानवरों की बलि देता था, यानी कि जानवरों की बलि देता था। इसका सिंबलिक क्या फॉर्म है, इसका क्या मतलब है साहब, इसका मतलब है, अब देखो यार जनता के सामने तुम जानवरों की बलि दोगे, खून का रक्तचाप बहेगा चारों तरफ, लोग अंदर डर पैदा होगा, कहेंगे राजा इतना खतरनाक है। ये भय पैदा करना है कि किसी ने गुस्ताखी की, राजा के खिलाफ बोलने की, विरोध करने की, उसका भी हाल यही होगा। तरीका देखो, लिंक समझो कितना आसान है। एक यज्ञ वाजपेयी यज्ञ। अब यार तुमने लोगों में भय पैदा कर दी, तुमने आसपास के राज्यों में भी भय पैदा कर लिया अश्वमेध करके, लेकिन तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे सबसे खतरनाक लोग होंगे। तुम्हारे रिश्तेदार बड़े खतरनाक होते हैं साहब, वो तुमको कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसलिए राजा एक और यज्ञ कराता था, वाजपेयी यज्ञ, जिसमें क्या होती थी, घोड़ों की रेस होती थी। क्या होती थी, घोड़ों की रेस होती थी। और इस घोड़ों की दौड़ में साहब क्या होता था, इसके परिवार संबंधी लोग क्या करते थे, पार्टिसिपेट करते थे, और जो जीतता था वो राजगद्दी हासिल करता था। और राजा तभी घोड़े की रेस करेगा जब उसको लगेगा यार हाँ अब हम तो नंबर 1 पोजीशन में रहेंगे। तो इस प्रकार 3 प्रकार के यज्ञ का वर्णन मिलता है कहां, उत्तर वैदिक काल में। राजसूय, वाजपेयी, अश्व। कब मिलेगा, जब राजा ताकतवर हो जाएगा तभी मिलेगा। ये हमने देख लिया। अच्छा, इसके बाद क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं। ये हमने देख लिया। अच्छा, अब यार एक चीज और समझो, चल एक चीज और समझना। अब क्या था, हमने देखा था सभा और समिति, सभा और समिति थी ना साहब, कहां पे, आपका पूर्व वैदिक काल में। यहां सभा और समिति को मिलाकर के एक संस्था बना दी गई। राजा ने कहा एक संस्था और बनेगी जिसमें सभा और समिति। समिति का काम क्या था, पहले राजा का चयन करना था। राजा ताकतवर, उसको कौन चुनने वाला है साहब, वो खुद चुनेगा अपने आप को। परिषद का निर्माण किया गया। सभा और समिति मिलकर के क्या बन गई, परिषद बन गई, जिसमें 12 सदस्य होते थे, उनको 12 रत्न कहा जाता था। और एक तरह से कैबिनेट मंत्री होते थे, राजा को सलाह देते थे 12 लोग, यानी कि 12 लोगों का चयन कर लिया गया जो 12 रत्न कहलाए। परिषद एक संस्था थी जिसके माध्यम से सभा और समिति को मिलाकर बनाई गई थी।
ये आसान हो गया सब। इसके बाद बर्थ ऑफ टैक्स सिस्टम। यार हमने बोला जब पैसा आएगा, मनी आएगा, तो साहब लोगों से वसूलेगा कि नहीं वसूलेगा राजा? सिक्योरिटी फ्री में थोड़ा देगा, क्योंकि अब राजा अपनी सेना भी रखेगा, और जब राजा सेना वगैरह रखेगा तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी साहब, टैक्स सिस्टम। तो इसीलिए बर्थ ऑफ टैक्स सिस्टम शुरू हुआ। कितना आसान है, समझना कितना आसान है साहब। ठीक है, आगे आइए, आगे आइए साहब। आप देखिए जरा सा, सामाजिक व्यवस्था कैसी साहब, हमने ये सब कुछ समझ लिया, अब जरा समझ लेते हैं सामाजिक व्यवस्था कैसी है साहब। सोसाइटी में क्या चेंजमेंट आ रहा है साहब? तो पहली कंडीशन तो वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन आएगा। वर्ण व्यवस्था में क्या हो रहा है साहब? परिवर्तन हो रहा है। अब वर्ण व्यवस्था किसके आधार पर हो गई? जन्म के आधार पर हो गई। पहले कर्म के आधार पर थी, जन्म के आधार पर अब तय किया जाने लगा, जन्म के आधार पर। क्लियर? अब किसके आधार पर? जन्म के आधार पर। है वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, लिख लीजिएगा आप लोग भी, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। शूद्र है यही चीज, लेकिन ये अब कैसे हैं? ये अब आपके जाति आधारित और जन्म आधारित कह सकते हो। किस आधार पर है? जाति के आधार पर। अब कहने का मतलब जो ब्राह्मण के घर में पैदा होगा ब्राह्मण ही रहेगा, क्योंकि राजा अब नहीं चाहेगा कि उसका बेटा राजा ना बने, इसलिए उसने व्यवस्था बना दी, क्षत्रिय जो होगा वो क्षत्रिय ही रहेगा, राजा एक बार बन गया उसी का बेटा अब राजा बनेगा। ये व्यवस्था वो लेकर के आ गया, और इसमें वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है जन्म के आधार पर। क्लियर? अच्छा, यहीं पर हो रही आश्रम व्यवस्था का। यहां पर क्या हो रहा है साहब? आश्रम व्यवस्था आ रही है। आश्रम व्यवस्था किस प्रकार की साहब? ब्रह्मचर्य। क्या है साहब? ब्रह्मचर्य। उसको जरा समझिएगा, मैं एक चीज बताऊंगा आज, बहुत मजेदार चीज बताऊंगा। ब्रह्मचर्य सुनिएगा जरा, पहले मैं लिख देता हूं। ब्रह्मचर्य, इसके बाद गृहस्थ, इसके बाद वानप्रस्थ, और इसके बाद आपका मोक्ष, सन्यास जिसे कहा गया। सन्यास लिख लो भैया, मोक्ष वोक्ष पता लगा क्या तो ये क्या लिख रहा है उल्टा सीधा, पगला गला गया क्या इंसान? सन्यास। चलिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये चार आपके क्या है? आश्रम है। कोई व्यक्ति जान लेता है पहला काम क्या है उसको? ब्रह्मचर्य का पालन करना, फिर गृहस्थ का पालन करना, फिर वानप्रस्थ का, फिर सन्यास का। यार इसका क्या मतलब है? आपको पता है यार, चार सेंटेंस आप पढ़ते रहते हो अक्सर, क्या? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आपने सुना होगा अक्सर ये वर्ड। धर्म का मतलब क्या है? ये ब्रह्मचर्य। धर्म का बेसिक मतलब होता है शिक्षा। अब शिक्षा का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं है, जिस क्षेत्र में आप उपलब्धि हासिल करना चाहते हो उस क्षेत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए, यही आपका धर्म है। एक विद्यार्थी का धर्म है एजुकेशन, डॉक्टर का धर्म है पेशेंट की सेवा करना, पुलिस का धर्म है लोगों की सहायता करना। ये सबके अलग अलग धर्म है। तो पहला काम क्या है? सब आपको धर्म के बारे में अनुभव होना चाहिए, जिस क्षेत्र के आप विशेषज्ञ हैं। दूसरा काम, पैसा खूब कमाओ। ऑर्डर है साहब, पहले ये करना है, पैसा खूब कमाओ। अर्थ मतलब मनी, जब आप पास पैसा हो, ज्ञान हो, तब आप काम में लग जाओ। इंजॉय करो जितना करना है साहब, जो इंजॉय करना चाहे कर सकते हैं, तब आप काम करिए। गलत कुछ नहीं है इस संसार में, गलत कुछ है ही नहीं साहब समाज में, लेकिन ऑर्डर के अनुसार। फिर जब आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं तो आ जाइएगा मोक्ष की राह में, सन्यास ले लीजिएगा साहब। लेकिन लड़का क्या कर रहा साहब? ना उसने धर्म की लिया, यानी ना उसने शिक्षा ली, ना उसने एजुकेशन लिया, ना उसने अपनी विशेषता हासिल की, ना उसने पैसा कमाया। बैठ कहां गया? डायरेक्ट जाकर के काम में, सीधा काम में बैठ गया साहब। इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं साहब, सेंसेस पे कंट्रोल नहीं। और यही कारण है कि 98% आज आपके लोग शादी करने के बाद कोर्ट में खड़े डिवोर्स लिए। क्यों? क्योंकि उनको काम पे ध्यान था, उन्होंने इस दोनों पे ध्यान नहीं दिया। और यही कारण है दोनों में हमेशा लड़ाइयां होती रहती, विरोध होते रहते हैं। और लास्ट में क्या होता है साहब? भैया आ जाओ, और क्या होगा? और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें आपकी महत्वपूर्ण, ध्यान में रखिएगा। और मोक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा सिस्टम था, लेकिन हम इसको फॉलो नहीं करें, क्योंकि हम कहते हैं साहब ये आडंबर है साहब, बहुत साइंटिफिक चीज है, साइंटिफिक है, फॉलो करोगे मजा आ जाएगा। इधर कंडीशन क्या है? गोत्र व्यवस्था का जन्म। ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में क्या हो रहा है? गोत्र व्यवस्था का जन्म हो रहा है साहब। गोत्र व्यवस्था का जन्म हो रहा है साहब। क्या है गोत्र व्यवस्था साहब? यहां पर स्त्रियों के अधिकार छीने जा रहे हैं। अब केवल उसी गोत्र, यानी कि गोत्र के अनुसार लड़कियों की शादी होगी। शादी का मतलब क्या होता है? आपको क्या लगता है? दो लोगों के बीच में? नहीं साहब, दो परिवारों के बीच संबंध बनता है शादी में। शादी ताकत अर्जित करने के लिए की जाती है। देखा होगा, एक परिवार जब दूसरे परिवार शादी करता है तो पहले देखता है कितना संपन्न है। क्यों चेक करते हो साहब? लोगों को देखना, संपन्नता नहीं देखनी। लेकिन यहां वास्तविकता यही होती है। गोत्र व्यवस्था लाने से कहते हैं स्त्रियों का अधिकार छीन लिया गया। क्यों? क्योंकि अब शादी मनमर्जी से नहीं कर सकती साहब, गोत्र के अनुसार करेंगी। लड़कियां इंडिपेंडेंट नहीं, अपनी शादी के लिए निर्णय नहीं ले सकती हैं। और अगर किसी ने गोत्र व्यवस्था का उल्लंघन किया तो ऋग वैदिक काल में आपका एक चंद्रायण नामक एक आपका दंड भी रखा गया। कैसा? चंद्रायण नामक दंड।
और इसमें बताया गया कि पति पत्नी जो आपके वाइफ एंड हस्बैंड होंगे भैया, उनको क्या होगा, रहना पड़ेगा किसकी तरह, आपका भाई और बहन की तरह। अब सोचो कितना बड़ा दंड है, वाइफ और हस्बैंड शादी किए थे इसलिए रहना पड़ रहा भाई बहन की तरह। तो भैया गोत्र व्यवस्था को उल्लंघन मत करना, ये बना दिया समाज के लोगों ने बनाया, मानना पड़ेगा तुमको, क्योंकि तुम ताकतवर नहीं हो उस समय, पुरुष समाज है आपका। ये आपकी महत्वपूर्ण चीजें थी आपकी सामाजिक व्यवस्था में। आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी चीज। चलिए आशा करते हैं पॉइंट अगर आपको समझ में आए हैं तो धार्मिक व्यवस्था के बारे में समझ लेते हैं जरा, थोड़ा सा धार्मिक व्यवस्था भी देख लेते हैं साहब। अब लेटर वैदिक पीरियड में क्या है ना, धर्म बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं साहब, पैसा आ चुका है, इनके भगवान भी बदलेंगे, सब सिस्टम देखिए क्या बनाया जाता है, इनके द्वारा सब सिस्टम तैयार किया जा रहा है। इन्होंने देवमंडल बदल लिया, 3 देवता थे वहां पे, लेकिन यहां भी 3 देवता बना लिए। इन्होंने क्या बना लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि रुद्र, यहां निकल के आ रहे हैं साहब। ब्रह्मा क्या है, सृष्टि के रचयिता, बता रहे हैं लोगों में डर पैदा कर रहे हैं साहब, तुम ज्यादा बोलना नहीं है, ब्राह्मण लोग पैदा करते हैं डर, कह रहे हैं साहब ब्रह्मा है ना, उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, डरो ब्रह्मा से, क्योंकि ये भगवान को क्या कर रहे हैं साहब, उन्हीं का तो साहब खा रहे हैं साहब, उन्हीं के नाम पे ब्राह्मण। ऋग वैदिक में मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं कि साहब बुरा मान जाए कोई साहब, लेकिन ये व्यवस्था थी साहब, यानी कि ब्रह्मा क्या है साहब, सृष्टि के निर्माण है, सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं साहब, ठीक है, सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं साहब, सृष्टि के निर्माता है ब्रह्मा, ठीक है। अच्छा, सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा है। विष्णु क्या है साहब, ये बैलेंस मेंटेन करते हैं साहब, ये बैलेंसिंग फैक्टर वाले हैं, बैलेंसिंग है। और कोई अगर बदतमीजी करेगा तो तांडव करेंगे कौन, रुद्र, यानी कि विनाश करने वाले हैं। तो लोगों में डर पैदा किया, अगर तुम गलत काम करोगे तो विनाश करने वाला एक देवता बैठा ऊपर रुद्र, निर्माण करने वाला ब्रह्मा है, उनकी पूजा करो, उन्होंने तुमको जन्म दिया है। कहीं ना कहीं इस प्रकार से आपका लेटर वैदिक पीरियड में धार्मिक व्यवस्था को बैलेंस किया गया, पूरा का पूरा उसी तरह इंद्र हो गया, अग्नि हो गया, वरुण के नाम पे सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन यहां तरीके बदल गए, तरीके बदल गए, तरीके बदल गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये हमारा पूरा सिस्टम बन गया। तो कहीं ना कहीं आज आपने बहुत सारी चीजों को समझा, अभी तक आप रटते आ रहे थे, लेकिन अब आप रटेंगे नहीं। इस प्रकार से हमारा ये वैदिक सिविलाइजेशन वाला टॉपिक कंप्लीट होता। काफी हद तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन को कंप्लीट किए। सीट लगाओगे मजा आ जाएगा, सीट लगाएंगे आप मजा आ जाएगा। टेलीग्राम आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, वहां पे आपको सीट्स मिलेंगी 101%, वहां पर आपकी होंगी, इसलिए अगर आप जितनी जल्दी ज्वाइन करते हैं वहां पर आपको सीट मिलना शुरू हो जाएंगी। आप सॉल्व करते रहिए साहब, ठीक है, तो मजा भी आता रहेगा आपको। टेलीग्राम नीचे लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां जाइए, आपको वहां से ज्वाइन करना है। तो टॉपिक कंप्लीट होते हैं, आपको सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बिना क्वेश्चन के मजा नहीं आएगा। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको क्वेश्चन करने हैं। तो हमने आज देख लिया बहुत सारी चीजें थी लेटर वैदिक पीरियड में, हमने ये देखा, हमने पॉलिटी देखा, हमने देखा कि साहब इनमें व्यवसाय क्या था, इसके पहले हमने देखा साहब लोहे की खोज बहुत महत्वपूर्ण है साहब। ऋग वैदिक पीरियड में आपका कैसी व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था कैसी है, धार्मिक आपका राजनीतिक कैसी है, आर्थिक कैसी व्यवस्था है, इससे पहले कि हमने बहुत सारे लिटरेचर समझे। यानी कि आज हमने पूरा का पूरा आपका वैदिक सिविलाइजेशन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आपको मजा आया होगा, और मजा आया है तो बस लग जाइए, किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए। पेट ओरिएंटेशन का तो है ही है, पर पेट के एग्जाम के पहले पहले पूरा लेक्चर आपको मिलने वाले हैं, सारे लेक्चर मिलने वाले हैं। बस फैला दो वीडियो को आप भी, और मजे से पढ़ते रहिए। आपको लगातार वीडियो मिलेंगे, आपको भूगोल के वीडियो मिल रहे हैं, आपको पॉलिटी के वीडियो मिलते जाएंगे, लगातार मिलेंगे। बस इंजॉय करिए, पढ़ाई करिए मस्ती के साथ में। और जो भी आपकी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर पीडीएफ मिलने वाली है, इसकी नोट्स की पीडीएफ भी वहां दे दूंगा, सेम टू सेम यही लिखे हुए आपके पास पीडीएफ आ जाएगी, मजा आएगा। बस लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।